नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः सिविल जज एडीपीओ की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो ये मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सिविल जज एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या एलएलबी कर रहे हैं और उनका भविष्य का प्लान है कि उनको जो है वो एडीपीओ या सिविल जज बन करके एक अपना सुनहरा भविष्य बनाना है। तो चलिए, हमारी ये आईपीसी की क्लास है, भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड 1860 और हमारी क्लास है आपकी 25 क्लास है। और आज हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, बड़ा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। वहाँ से क्वेश्चन आपकी जो सिविल जज का एग्जाम हुआ अभी हाल में, उसमें इसमें क्वेश्चन जो है वो आए थे। तो हमारा आज का टॉपिक है राज्य के विरुद्ध अपराध। और इस में आपका कहाँ से कहाँ तक है तो मैं वो बताऊंगा आपको, लेकिन इसमें जो 3 धाराएं हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, इनसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो वो कौन सी धारा है? धारा 121, इसके बारे में बताऊंगा आपको, धारा 21 का और धारा 124 का। तो बहुत सरल भाषा में इनको समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं ये मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला आपका फैक्ट तो ये बनता है कि राज्य के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख जो है वो हमारी आईपीसी में कहाँ पर किया गया है। तो अध्याय 6 की धारा जो है वो 121 से लेकर के 130 तक में जो है वो राज्य के विरुद्ध अपराध बनाए गए हैं और दंडनीय किए गए हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। कभी अध्याय पूछता है, कभी आपका किस धारा से किस धारा तक ये दंड का प्रावधान है, तो वो पूछता है आपका। तो धारा 121 से 130 तक और अध्याय क्या है आपका 6। अध्याय क्या है आपका 6। फिर आगे हम चलते हैं तो हम पहली धारा लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट धारा इसकी है वो धारा आपकी कौन सी है? 121 है। तो 121 में भारत सरकार के विरुद्ध जो है आप युद्ध नहीं करेंगे, ना ही युद्ध करने का जो है वो प्रयत्न करेंगे और ना ही भारत सरकार के विरुद्ध जो है वो इस तरह से युद्ध करने या उसका प्रयत्न करने का आप किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरण नहीं करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं भारत सरकार के विरुद्ध क्या करना? युद्ध करना या युद्ध करने का जो है वो प्रयत्न करना या जो है वो दुष्प्रेरण करना। तो उसमें 3 श्रेणी के अपराध शामिल है। या तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करते हैं या युद्ध नहीं करते हैं लेकिन युद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, तो प्रयत्न भी इसमें यहाँ पर दंडनीय है। या आप जो है वो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का जो है वो दुष्प्रेरण करते हैं। तो यदि आप इन तरह 3 तरह का काम करते हैं तो आपके ऊपर कौन सी धारा लागू होगी? धारा 121 लागू होगी। और जो मुख्य रूप से है इसका दंड कितना है, तो हमको एग्जाम में दंड पूछा जा सकता है। तो इसका दंड क्या है? मृत्युदंड है। तो एक तो हमको ये याद रखना है कि कभी कभी ये पूछ देता कि धारा में मृत्युदंड के प्रावधान है ना। तो आपकी 121 धारा है, इसमें मृत्युदंड का सजा का प्रावधान है, माने फांसी की सजा का प्रावधान है। फिर आपका देखते हैं मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना। इसका दंड क्या है आपका? दंड याद रख लीजिए, या तो मृत्युदंड है या मृत्युदंड अगर नहीं दिया जाता है तो एक वैकल्पिक रूप में जो है वो आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है और साथ साथ में जो है वो जुर्माना जो है इसमें कंपलसरी है और लिखा हुआ है, मतलब जुर्माना भी साथ में दिया जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में आया है, जैसे कि का भारत सरकार के विरुद्ध क्या करता है? विप्लव करता है। विप्लव का मतलब है विद्रोह। विप्लव का मतलब है विद्रोह करता है। तो का ने कौन सा अपराध किया? तो का ने धारा 121 का अपराध किया। कौन सा अपराध किया? का ने धारा 121 का अपराध किया। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपके आंसर में आपको ये बताना होगा किस धारा के अधीन का ने जो है वो अपराध किया, क्योंकि का क्या कर रहा है? भारत सरकार के विरुद्ध जो है विप्लव माने विद्रोह कर रहा है, तो धारा 121 का वो अपराधी होगा। फिर हम अगली धारा देखते हैं। तो अगली धारा हमारी है 121 का, तो ये बाद में जोड़ी गई है। और 121 का में केवल इतना किया गया है कि जो भी आपके अपराध हैं धारा 121 में, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना। तो यदि कोई व्यक्ति, माने कई व्यक्ति हैं, कम से कम हमने बताया था कि आपराधिक श्रेणी में कितने व्यक्ति जरूरी हैं? कम से कम 2 व्यक्ति जरूरी हैं। तो ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं कि इन अपराधों का जो है वो आपराधिक षड्यंत्र करते हैं। तो ये भी जो है वो दंडनीय है। और किस धारा में दंडनीय है आपका? 121 का में है। दंड देख लें हम, दंड क्या है? तो दंड इसमें जो है वो आजीवन कारावास, ठीक है, या माने वैकल्पिक है 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना भी
तो ये प्रावधान है। और यहाँ पे एक चीज़ हम और देख लें, जैसे कि हमने पिछले अभी आपको पढ़ाया था आपराधिक षड्यंत्र। तो आपराधिक षड्यंत्र का अपराध कब कंप्लीट होता है? जब आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य किया जाता है, चाहे वो कार्य छोटा हो या बड़ा हो। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको ये, लेकिन यहाँ पे स्थिति थोड़ा सा भिन्न है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि धारा 121 का में जो आपराधिक षड्यंत्र है वो अपने आप में कंप्लीट है। यदि हमने इस तरह की प्लानिंग बना ली है ना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने इस तरह की प्लानिंग बना ली, ये जरूरी नहीं कि उसके अनुसरण में कोई काम किया जाए। तो यहाँ पे एक स्पेशल बात लिखी हुई है, अलग धारणा से अलग हट के बात लिखी हुई है कि इस धारा में, माने कौन सी धारा में, 121 का में षड्यंत्र के लिए यह आवश्यक नहीं है ना, यह आवश्यक नहीं है कि षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य किया जाए। मतलब किसी इस तरह की प्लानिंग बना लेना कि हमको राज्य सरकार के विरुद्ध जो है वो युद्ध की करना है या राज्य सरकार के विरुद्ध दुष्प्रेरण करना है। अगर कुछ व्यक्ति मिलकर इस तरह की प्लानिंग बना लेते हैं तो उनको जो है वो पर्याप्त है, धारा 121 का उन पर लागू हो जाएगी। फिर हम चलिए आगे चलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण धारा है, वर्तमान में चर्चा में भी आपकी है ये धारा 124 का। इसमें दिया गया है राजद्रोह। क्या दिया गया है? राजद्रोह, है ना, राजद्रोह। तो ये धारा काफ़ी चर्चा में है और पिछले सिविल जज के एग्जाम में जो है वो धारा पूछी गई थी आपकी ये कि राजद्रोह का अपराध जो है वो किस धारा में है। तो किस धारा में है? 124 का। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 बराबर राजद्रोह। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 बराबर राजद्रोह। और इसमें क्या है, तो आपके माध्यम क्या है? तो माध्यम ये है कि बोले गए शब्द द्वारा, जो हम शब्द बोलते हैं मौखिक रूप से बोलते हैं। दूसरा लिखे गए शब्द द्वारा, तो लिखे गए शब्द में आपका कई आ सकता है, जैसे मैगजीन वगैरह में हम लिखते हैं, कोई पेपर में लिखते हैं, या कोई हम पंपलेट बना के छपवाते हैं तो वो लिखे गए शब्द में आता है आपका। या संकेत द्वारा, तो संकेत द्वारा भी जो है वो इस तरह का राजद्रोह किया जा सकता है। फिर आपका दृश्य रूप द्वारा, तो दृश्य रूप में आपका इस तरह से चित्र दिखता है, कोई हमने इस तरह चित्र बना दिया, कोई कार्टून बना दिया, कोई नाटक वगैरह के कार्टून बना दिया हमने, तो वो आता है आपका। या कोई अन्य माध्यम भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी कोई अन्य माध्यम हो सकते हैं। और उसमें अपराधी करता क्या है? अपराधी जो है वो भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध, है ना, क्या करता है? या तो घृणा फैलाता है, या अपमान पैदा करता है, या इसका प्रयत्न करता है, या अप्रीति। अप्रीति माने लोगों में जो है वो सरकार के प्रति जो है वो एक शत्रुता पैदा करना। जो सरकार के प्रति भक्ति होती है, स्वाभाविक है। अगर हमारे देश की कोई सरकार है तो हमारी जो है एक प्रकार से माता पिता तुल्य है वो, क्योंकि वो हमारे कई मामलों में हमारा ख्याल रखती है। तो अगर कोई उसके खिलाफ आपको भड़काता है कि नहीं ये बहुत बेकार चीज़ है, बेकार है, और उसके तथ्य आलोचना का कोई आधार नहीं होता है, तो अप्रीति पैदा करता है, प्रदीप करता मैंने पैदा करता है वही, और यह इसका करने का प्रयत्न करता है, तो ये अपराध जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उस तरह से कह सकते हैं हम कि विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध, है ना, किन माध्यमों से? बोले गए शब्द से, लिखे गए शब्द से, या संकेत से, या दृश्य रूप से, या कोई अन्य माध्यम। बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। क्या करता है वो? भारत में जो विधि द्वारा स्थापित सरकार है उसके खिलाफ क्या करता है? घृणा पैदा करता है, या अपमान पैदा करता है, या इनका प्रयत्न करता है, या अप्रीति जो है वो उत्पन्न करता है, या इसका प्रयत्न करता है। अब बात आती है दंड का। तो दंड से आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो ये माध्यम कौन कौन से हैं पूछ सकता है। तो माध्यम आपके लगभग इसमें सभी माध्यम शामिल हैं, है ना। और दंड इसका देख लें हम, दंड क्या है इसका? आजीवन कारावास, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है ना। तो जुर्माना जोड़ा जाना न्यायालय के विवेक पर है, तो इसलिए हमने आजीवन कारावास और जुर्माना ना लिख करके या जुर्माना, है ना, या जुर्माना। इसका मतलब ये नहीं है कि जुर्माना भी हो सकता है ना, जुर्माना भी दे सकता है न्यायालय, या 3 वर्ष तक का कारावास और साथ में जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है, या आपका केवल जुर्माना कर सकता है न्यायालय, है ना। तो 3 तरह से प्रावधान है। एक तो आपका आजीवन कारावास के साथ न्यायालय जुर्माना जोड़ सकता है, या दूसरा प्रावधान है कि 3 वर्ष तक के कारावास के साथ जो है न्यायालय जुर्माना ऐड कर सकता है, जोड़ सकता है, या न्यायालय केवल जो है वो जुर्माने से दंडनीय कर सकता है। तो इस तरह से ये न्यायालय के विकल्प पर है, अपराध किस तरह का है, किस तरह का अपराध उसमें गठित हुआ है, उसका जो है रूप किस तरह से है, इस आधार पर न्यायालय जो है वो निर्धारित करते हैं कि इसको कौन सा दंड दिया जाए। तो हमको ये दंड याद रखना है। और इसमें जो एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकती है आपके ये कि 124 का, तो स्वाभाविक है हमारी मूल आईपीसी में ये धारा पहले से नहीं थी। माने हमारी मूल आईपीसी में राजद्रोह नाम का कोई अपराध
नहीं था। इसको जो है वो 1870 में आईपीसी में संशोधन करके और इसको जो है वो एक धारा 124 का स्थापित की गई और उसी के माध्यम से जो है वो राजद्रोह नामक एक नया अपराध जो हमारी आईपीसी में जो है वो शामिल किया गया। और यहाँ पे हम और बता दें कि इस धारा की काफ़ी आलोचनाएं हुई शुरू में, तो फलस्वरूप क्या किया गया 1998 में जो है वो इस धारा में जो है वो स्पष्टीकरण जोड़े गए। क्या जोड़े गए? स्पष्टीकरण जोड़े गए। उससे इस धारा के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ जो है वो प्रभावी प्रावधान किए गए। तो वो प्रावधान क्या क्या हैं, चलिए आज हम देख लेते हैं। तो इसमें तो एक तो बताया कि अप्रीति शब्द की क्या मतलब निकालेंगे, जो इसमें इसमें धारा 24 का में एक शब्द लिखा है अप्रीति, तो इसका हम क्या मतलब निकालेंगे। तो अप्रीति का मतलब है अभक्ति या शत्रुता की समस्त भावनाएं। क्या है? अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि अप्रीति का क्या मतलब है। तो अप्रीति का मतलब है अभक्ति, माने भक्ति के विरुद्ध, है ना। भक्ति, किसी के प्रति हमारी भक्ति है, उसको हम ऐसा कुछ करें कि वो भक्ति जो है वो अभक्ति में बदल जाए, है ना। जो हमारी भक्ति भाव है वो जो है अभक्ति में बदल जाए, या हम उसको जो है वो सरकार को अपने क्या मानने लगें, अपना शत्रु मानने लगे। और शत्रु मानने लगेंगे तो हम उसके खिलाफ बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, उसके प्रति कोई हमारी सद्भावना नहीं होगी, उसके हर काम को जो हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे जहाँ तक हमारे लिए संभव होगा। तो यहाँ पे अप्रीति शब्द का क्या मतलब है? अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं, जो आदमी के मन में भावनाएं होती हैं ना। फिर हम आगे चलते हैं। तो चूँकि सरकार है, सरकार बहुत सारे प्रशासनिक कार्य करती है, बहुत सारी नीतियाँ बनाती है, बहुत सारे उसके क्रियाकलाप होते हैं। तो क्या इन क्रियाकलापों पे आप अगर कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो क्या ये अपराध की श्रेणी में आ जाएगा? तो इसमें स्पष्टीकरण में बताया गया है कि यदि आपका जो मन है वो स्वच्छ है ना, मन स्वच्छ है, सरकार को अपनी सरकार मानते हैं, लेकिन जो उसकी नीतियां हैं, क्रियाकलाप हैं, उसको जो है वो आप उसकी उचित आलोचना करते हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन शर्त ये क्या है? शर्त बशर्ते क्या है? बशर्ते है ना, बशर्ते जो है बशर्ते है ना, बशर्ते आपने क्या घृणा या अवमानना या अप्रीति या इसका प्रश्न ना किया हो। माने आप तलवार लेकर के जो है वो राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते हैं। बाकी सरकारें हैं, बहुत सारे काम करती हैं, कुछ लोगों को काम पसंद आते हैं, कुछ लोगों को काम नहीं पसंद आते हैं, तो आप उसकी जो है वो उचित आलोचना कर सकते हैं। जो हमारी आपकी अनुच्छेद 19 का में जो है वो हमारा एक है ना बोलने का अधिकार, है ना, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा है ये, है ना। और इसी स्वतंत्रता में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो बहुत सारे पेपरों में नहीं लिखता कि भाई इस योजना में ये कमी है, ये कमी है। तो इसका मतलब नहीं कि हम अगर सरकार की कोई योजनाएं हैं, उसके क्रियाकलाप हैं, उस पर अगर हम उचित टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो ये हम हमारे ऊपर अपराध कायम हो जाएगा, है ना। उस स्थिति में ये अपवाद है। आपका प्रकार से स्पष्टीकरण क्या देता है? अपवाद बताता है कि किन स्थितियों में जो है धारा 124 का आकर्षित नहीं होगी। फिर हम आगे चलते हैं। तो ये धारा जो है जब से प्रारंभ हुई थी तभी से विवादित रही, क्योंकि ये अंग्रेज़ों द्वारा, हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, उन्होंने जो है वो जो क्रांतिकारी थे हमारे, है ना, क्रांतिकारी थे, राज्य सरकार के विरुद्ध जो गतिविधियाँ बहुत सारी होती थी उनको नियंत्रित करने के लिए जो है वो उन्होंने एक नया अपराध बनाया था, राजद्रोह। और इसमें जो है हमारे आपके स्वतंत्रता सेनानी, महत्वपूर्ण सेनानी हैं, कौन है आपके बाल गंगाधर तिलक, तो इनको भी जो है वो गिरफ्तार किया गया था। तो इनके द्वारा जो है वो न्यायालय में इसको उस समय जो है वो चैलेंज किया गया था, लेकिन न्यायालय ने जो है वो क्या माना, न्यायालय ने युक्त धारा का जो है वो क्या किया, समर्थन किया कि इस तरह की धाराएं जो है वो देश में शांति के लिए जो है वो आवश्यक हैं। माने कोई भी एक सरकार जो स्थापित विधि द्वारा स्थापित सरकार है उसके खिलाफ इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको दंडनीय बनाना जो है वो गलत नहीं है। माने एक प्रकार से न्यायालय ने क्या किया, क्वीन वर्सेस बाल गंगाधर तिलक के मामले में जो है वो राजद्रोह को एक प्रकार से न्यायोचित ठहराया। और अब हम थोड़ा चलते हैं वर्तमान में। तो हाल के वर्षों में क्या देखा जा रहा है कि धारा 124 का जो है वो राजनीतिक दुरुपयोग काफ़ी बढ़ गया है। ये विभिन्न माध्यमों से जो हमको जानकारी मिली उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल विचार नहीं है ये। तो क्या हो रहा है इसका, तो सरकारों द्वारा क्या किया जा रहा है, अपने विरोधियों को दबाने के लिए, है ना, विरोधियों की आवाज़ को बंद करने के लिए जो है इस धारा का उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है। जो इस धारा का उपयोग न होकर के क्या है, दुरुपयोग है। तो काफ़ी लोगों द्वारा
ये मांग की जा रही है कि अब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ जनता ही सरकार चुनती है, जनता की ही सरकार मानी जाती है, तो अगर जनता सरकार की आलोचना करती है तो उसके ऊपर जो है राजद्रोह न लगाया जाए। और राजद्रोह जैसा जो है आपका जो दंड है, प्रावधान है, ये इसका जो है व्यापक स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है। बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं जहाँ पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में जो है इसको क्या कर दिया गया, अभियुक्तों को जो है वो छोड़ना पड़ा। तो इसको हटाने की निरंतर मांग की जा रही है। और एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जो ब्रिटेन है, भाई हमारे ऊपर शासन किसने किया था, ब्रिटेन ने किया था, तो ब्रिटेन ने अपने यहाँ एक स्वयं जो है वो ये धारा हटा दी है। तो भारत में फिर इस धारा का क्या औचित्य है ना। लोकतांत्रिक देश में इस तरह की धाराएं होना जो है वो एक प्रकार से लोकतंत्र को जो आवाज़ें उठती हैं लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी आवाज़ें उठाना ही लोकतंत्र का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम है ना। तभी हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं कि अपनी सरकार है, अगर कोई गलत काम करती है या कोई नीतियाँ बनाती है तो हम उसकी आलोचना करें। तो इस तरह से अगर कोई सिंपल रूप से भी आलोचना करता है तो क्या कहते हैं, सरकार, वर्तमान सरकारें क्या करती हैं, सत्ता में सरकारें हैं, वो क्या करती हैं कि उसकी आवाज़ को दबाने के लिए क्या करती हैं, उसको जो है वो धारा 124 लगा दिया और उसको अरेस्ट कर लिया। बाद में भले ही मुकदमा चले, न्यायालय जो है पाए कि इसमें धारा 124 का मामला बनता ही नहीं था, क्योंकि स्पष्टीकरण में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि राज्य सरकार कोई क्रियाकलाप हैं, प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हैं, उनकी यदि घृणा, अपमान या अप्रीति पैदा किए बिना अगर उसकी आलोचना की जाती हैं, उसके संबंध में कोई टीका टिप्पणी की जाती हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसको थोड़ा सा गंभीर बना करके और राजनीतिक इसका जो है वो काफ़ी मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है। तो अब इसको धारा को हटाए जाने की मांग की जा रही है। मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा, उसमें राजद्रोह के बारे में जो वर्तमान स्थिति है, कुछ आंकड़े हैं वो भी दूंगा, लेकिन एग्जाम में वो आपके केवल इतना ही काम आपका चल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। या इस तरह क्वेश्चन आ सकता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध जो है वो हटाए जाने की मांग की जा रही है, कि इस तरह के अपराध जो है वो भारत के अंदर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका जो है वो व्यापक स्तर पर क्या किया जा रहा है, राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि सरकार का कहना है कि ठीक है, इसमें कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाएँ, कुछ नियम बना दिए जाएँ, तो इसको युक्त संगत बना दिया जाए ताकि इसका दुरुपयोग, अधिक दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग ना होने पाए। तो आज की क्लास मेरी इतनी छोटी सी क्लास थी। यद्यपि ये राज्य के विरुद्ध अपराध जो है आपके कंपटीशन दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अन्य चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी कुछ धाराएं आपकी जो एग्जाम में आती हैं। तो आज हमने आपको क्या बताया, 121 बताया, धारा 121 का बताया, धारा 124 का बताया। समझ में आ गई आप लोगों को बात है? ये तीनों धाराएँ मालूम होना चाहिए। एक कभी पूछते हैं कि क्वीन वर्सेस बाल गंगाधर तिलक का मामला किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, आपका राजद्रोह संबंधित है। और भी कई मामले हैं इसमें, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, है ना। पढ़ने से ही हमको समझ में आ लगता है कि कौन सा मामला जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें कोई नई बात कही गई हो। हमारे लिए हर निर्णय पढ़ना जरूरी नहीं है, हमारे लिए केवल वही निर्णय इम्पोर्टेंट है जिसमें कोई लीक से हट करके कोई नई बात की गई है, तो किसी चीज़ का समर्थन किया गया हो या किसी चीज़ का जो है वो विरोध किया गया हो, तो वही हमारे लिए आपके जो निर्णय होते हैं, रूलिंग होती है, उनको हमको दिमाग में रखना है और समानतः वही रूलिंग आपकी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो मेरी ये आईपीसी चल रहा है, आईपीसी की पार्ट 25 है ये, और निरंतर मैं आईपीसी पढ़ाता रहूँगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वैसे मैं कोई ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा हूँ, बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, उसी क्लास के दौरान ये वीडियो बना करके उन बच्चों तक मैं प्रेषित कर रहा हूँ जो कि किसी कारण से जो हमारी इस क्लासरूम में नहीं आ पा रहे हैं या उनके पास और कोई मजबूरियां हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसी के आगे हम चलेंगे आईपीसी। तो आईपीसी इम्पोर्टेंट है आपका लगभग सभी एग्जामों में, जैसे आपका एमपी सिविल जज है, एडीपीओ है या एडीजे है आपका, या आपके उत्तर प्रदेश के एपीओ एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश का म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट है, सब में जो है आईपीसी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।